दोस्तों, एक तरफ वो मुल्क है जो IMF के कर्जों पर चल रहा है और दूसरी तरफ वही मुल्क इस खित्ते में मौजूद खलीजी ममालिक को मिलिट्री प्रोटेक्शन दे रहा है। ये कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि 2026 की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल हकीकत है। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान अचानक 13,000 पाकिस्तानी फौजियों की रातों रात सऊदी अरब में लैंडिंग। आखिर खलीज में ऐसा क्या होने वाला है जिसने पूरी दुनिया को चौंका के रख दिया है? अमेरिका और बरतानिया के धोखे के बाद क्या मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी अब एक इस्लामी न्यूक्लियर पावर के हाथ में आने वाली है? और इस अचानक मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के पीछे ऐसा कौन सा राज है जो 43 साल हमसे छुपाया गया? नाजरीन, आज की वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उस 43 साल पुराने राज से जो आज तक हमसे छुपाया गया। दोस्तों, जरा सोचें, एक ऐसा मुल्क जहां बिजली का शदीद बहरान है, गैस की कमी है और मुल्क IMF के कर्जों पर चल रहा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि वही मुल्क आज मिडिल ईस्ट के सबसे अमीर खलीजी ममालिक को मिलिट्री प्रोटेक्शन दे रहा है। नाजरीन, ये कोई बॉलीवुड की कहानी नहीं है, बल्कि 2026 की सबसे बड़ी हकीकत है। नाजरीन, होता क्या है, अमेरिका के सदर JD वैंस पाकिस्तान आते हैं और उसी दिन ईरान की आला क़यादत भी पाकिस्तान में आ जाती है। पाकिस्तान इनके दरमियान सालसी करवाने की कोशिश करता है, बातचीत तो होती है लेकिन कोई डील फाइनल नहीं हो पाती और अमेरिका के सदर JD वैंस बयान देते हैं कि यह डील नहीं हो पाई और हम वापस अमेरिका जा रहे हैं। नाज़रीन, उसके बाद कुछ ऐसा बड़ा होता है जो सबको चौंका के रख देता है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब में लैंडिंग करते हैं और उसके अगले दिन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान में जाकर ईरान की अस्करी क़यादत से मिलते हैं और देखते ही देखते रातों रात 13,000 पाकिस्तानी फौजी सऊदी अरब में लैंड कर जाते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह बनता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान को 13,000 फौजी सऊदी अरब में लैंड करवाना पड़े, वो भी रातों रात। और इस पूरी सूरत हाल के पीछे आखिर वो कौन सी कहानी है जो 43 साल हमसे छुपाई गई है? नाजरीन, उस कहानी का पर्दाफाश करेंगे हम इस वीडियो में। ये कहानी को समझने के लिए हमें तारीख में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। नाजरीन, साल था 1820। इस वक्त खलीज यानी गल्फ में छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी। उनके पास ना अपनी मिलिट्री थी, ना फौज थी, ना नेवी थी, बस रेत, समुंदर और थोड़ी बहुत तजारत थी। और फिर वहां एंट्री होती है बरतानवी सल्तनत यानी कि ब्रिटिश एम्पायर की। नाज़रीन, वो इनके सामने एक सिंपल सी ऑफर रखते हैं। वो कहते हैं आप अपनी खारजा पॉलिसी हमारे हवाले कर दें और बदले में हम आपको आपकी सिक्योरिटी की मुकम्मल गारंटी देंगे। और फिर 7 रियासतों ने इस ऑफर को फौरन कबूल कर लिया और इसे नाम दिया गया ट्रोशल स्टेटस का। नाज़रीन, ये डील 1-2 साल नहीं बल्कि 150 साल तक चलती रही। और फिर अचानक 1968 में एक बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म हेराल्ड विल्सन एक अचानक बड़ा ऐलान कर देते हैं और उन्होंने ऐलान किया कि 1971 तक हम इस खित्ते से मुकम्मल तौर पर निकल जाएंगे। नाज़रीन, जरा तसव्वुर करें, 150 साल की गारंटी और फिर निकलने के लिए अचानक 3 साल का नोटिस। ये खबर इन खलीजी शेखों के लिए किसी जल्जले से कम नहीं थी। और फिर इस सूरत हाल से निपटने के लिए अबू धाबी के शेख ज़ैद और दुबई के शेख राशिद एक खैमे में खुफिया मीटिंग करते हैं और उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि अगर हम अकेले अकेले रहे तो आसपास के ताकतवर ममालिक हमें निगल जाएंगे, इसलिए हमें मिलकर एक मुल्क बनाना होगा। और फिर इस तरह 2 दिसंबर 1971 को यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि UAE वजूद में आता है। नाजरीन, मजे की बात यह है कि UAE बनने की पहली ही रात ईरान UAE के 2 जजीरों पर कब्जा कर लेता है। अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत ज्यादा शोर मचाया जाता है, लेकिन नाजरीन हकीकत यह है कि वो जजीरे आज भी ईरान के कंट्रोल में है। यहाँ पर आपको एक पैटर्न समझना होगा। जब कोई बॉडीगार्ड या मुहाफिज किसी खित्ते से जाता है तो इस खित्ते के दूसरे ममालिक अपना हिस्सा मांगने आ जाते हैं। इस पैटर्न को याद रखिएगा क्योंकि इस वीडियो में इस पैटर्न का बार बार जिक्र होने वाला है। नाजरीन, बरतानिया के जाने के बाद उस खित्ते में एंट्री होती है दुनिया की सबसे बड़ी पावर यानी कि सुपर पावर अमेरिका की। कतर, सऊदी अरब, दुबई, बहरीन में देखते ही देखते लाखों की सूरत में अमेरिकन बेसिस बन जाती हैं और देखते ही देखते अमेरिका 40,000 से ज्यादा फौजी इस खित्ते में तैनात कर देते हैं। ये देखकर UAE, सऊदी अरब, दूसरे खलीजी ममालिक सुख का सांस लेते हैं। वो कहते हैं अब अमेरिका हमारे साथ है, अब सुपर पावर हमारे साथ है, हमारा कोई बाल भी बीकार नहीं कर सकता। नाजरीन, ये डील 50 साल तक बड़ी कामयाबी के साथ चलती है। लेकिन फिर आता है सितंबर 2025 का महीना। इसराइल कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर सीधे मिसाइल दाग देता है। The Israeli airstrikes in Doha, Qatar were captured by security cameras. Cell phone video shows people running in the normally quiet and peaceful Qatari capital.
और हमास की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाता है। और ये मिसाइल उस शहर पर दागे जाते हैं जहां पर अमेरिका का इस खित्ते में सबसे बड़ा अमेरिकी अड्डा मौजूद होता है। और 20,000 अमेरिकन फौजी हर वक्त अलर्ट होते हैं। लेकिन होता क्या है, अमेरिका ना कोई एक्शन लेता है, ना कोई बयान देता है और ना ही इसराइल के खिलाफ कोई बात करता है। और इस वाक़े के बाद एक मशहूर खलीजी तज्जियाकार ने कहा था कि अब खलीज में कोई भी ये गलतफहमी नहीं पालेगा कि अमेरिका खलीज को बचाने आएगा। अमेरिका या तो फिर खुद को बचाएगा या फिर इसराइल को। अमेरिका, दुबई, सऊदी अरब किसी मुल्क को कभी भी बचाने नहीं आएगा। और तारीख ने एक दफा दोबारा अपने आप को दोहराया, लेकिन मुहाफिज दोबारा गायब थे। खलीज को बचाने कोई नहीं आया। खलीज अब भी आज भी तन्हा अकेले लड़ रहा है। नाजरीन, अब आते हैं इस कहानी की सबसे सनसनीखेज पॉइंट की तरफ। नाजरीन, तारीख थी 20 नवंबर 1979। सुबह फजर की नमाज का वक्त था। मक्का की सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिदुल हराम में 50,000 से ज्यादा नमाजी इबादत में मसरूफ थे। और उसी टाइम मस्जिद में एक शिद्दत पसंद गिरोह असले से लेस होकर मस्जिद में घुस आता है और सब नमाजियों को यरगमगाल बना लेता है। नाजरीन, जरा सोचिए, मुसलमानों का सबसे मुकद्दस मकाम और वहां पर एक शिद्दत पसंद ग्रोह कब्जा कर लेता है और नमाजियों को कब्जे में ले लेता है। लेकिन सऊदी अरब की हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि उस वक्त सऊदी अरब की जो आर्मी थी उसको किसी भी अर्बन वारफेयर की ट्रेनिंग नहीं थी। मजीद ये कि इस्लामी कवानीन के तहत मस्जिद के अंदर किसी भी तरह की खूनरेजी और किसी भी किस्म के शोर शराबे पर मुकम्मल पाबंदी आई थी। नाजरीन, सूरत हाल काबू से बाहर हो रही थी। ऐसे में फ्रांस सऊदी अरब को एक मशवरा देता है कि आपको इस टाइम में पाकिस्तान से मदद लेनी चाहिए। और पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस SSG के कमांडो सऊदी अरब में लैंड करते हैं खामोशी के साथ। ना कोई शोर शराबा होता है, ना मीडिया कवरेज मिलती है। खामोशी के साथ एक हाई रिस्क ऑपरेशन किया जाता है जो कामयाब रहता है। नाज़रीन, उसके बाद ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, ना कोई रिवार्ड मांगा जाता है और ना ही कोई दाद वसूल की जाती है। लेकिन उसके 3 साल बाद 1982 में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक खुफिया मुआहदा होता है जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों साइन करते हैं। लेकिन ये मुआहदा पार्लियामेंट में नहीं लाया जाता और ना ही अवाम को इसकी बनक तक लगने दी जाती है। और पिछले साल 2025 में जब ये डॉक्यूमेंट्स अचानक लीक हुए तो एक अंदरूनी ज़राए का बयान आया जिसने सबको हिला कर रख दिया। उस बयान के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान कैश फॉर डिटेंडर्स की डील हुई थी। पाकिस्तान ने अपनी फौज दी, वो सिक्योरिटी की मुकम्मल जमानत दी, लेकिन बदले में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की वो माली मदद नहीं की जिसकी पाकिस्तान को उस टाइम अशद जरूरत थी। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने पूरी ईमानदारी के साथ ये मुआहदा 43 सालों तक निभाया। शायद पाकिस्तान के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए। और फिर यहाँ पर हमें पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का बयान याद आता है। उन्होंने 1974 में एक बयान दिया था और पूरी दुनिया को चैलेंज किया था कि दुनिया में ईसाई बम मौजूद है, हिंदू बम मौजूद है, लेकिन एक इस्लामी बम क्यों नहीं बन सकता। नाज़रीन, ये कोई आम सियासी नारा या फिर जज्बाती तकरीर नहीं थी, बल्कि ये एक विजन था कि इस्लामी न्यूक्लियर पावर सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि दूसरे इस्लामी ममालिक की भी डाल बनेगा। नाज़रीन, फिर जो हुआ वो पाकिस्तान की एक तरीक है, एक डार्क तरीक है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के वही वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया जाता है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को आलमी सतह पर बदनाम किया जाता है और इस्लामी बम का जो नारा है वो सिर्फ सरकारी फाइलों में दब कर रह जाता है। दोस्तों, ये कहानी फिर यहाँ पर खत्म नहीं होती। पूरे 50 साल बाद सितंबर 2025 में रियाज के शाही महल अल जिमामा में एक खुफिया मीटिंग होती है जिसका किसी को भी आइडिया नहीं होता। उस मीटिंग में 2 इंसान होते हैं, एक सऊदीया के शाही प्रिंस क्राउन मोहम्मद बिन सलमान और दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के वजीर आज़म शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक मुआहदा तय पाता है। उस मुआहदे की सबसे खतरनाक और सबसे हैरान करने वाली शिक ये थी कि सऊदी अरब को जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर पावर इस्तेमाल करेगा। और यहाँ पर एक अहम टेक्निकल पॉइंट ये है कि पाकिस्तान NTP का मेंबर नहीं है, मतलब पाकिस्तान पर वो पाबंदियां लागू नहीं होती जो दूसरे न्यूक्लियर ममालिक पर होती हैं। और भुट्टो का वो ख्वाब जो 1974 में कुछ लफ्जों पर मरबूत था, अब वो एक कानूनी दस्तावेजात की सूरत में बन चुका है। और आज की डेट में सऊदी अरब को खतरा ईरान से नहीं है, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान चीन की मदद से 2023 में एक अमन मुआहदा हो चुका है। सऊदी अरब को अब खतरा है तो इसराइल से है, क्योंकि इसराइल ने यह साबित कर दिया है कि वो किसी भी टाइम किसी भी खलीजी ममालिक के दारुल हुकूमत में मिसाइल बरसा सकता है। तो ऐसे में खलीज को क्या चाहिए? खलीज को इस वक्त नए बॉडीगार्ड की जरूरत है, नए मुहाफिज की जरूरत है, जो पाकिस्तान है, जो मुसलमान हो, जो न्यूक्लियर पावर रखता हो और जिसकी फौज अमली तौर पर लड़ना जानती हो। और पाकिस्तान ने बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ अपनी फौजें सऊदी अरब में रवाना की हैं। उस वक्त की हैं जब अमेरिका के नायब सदर JD वैंस पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ईरान के वफद के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं।
हैं। नाज़रीन, ये कोई रूटीन की एक्सरसाइज या फौजी नकलो हरकत नहीं थी। दरअसल इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात के बाद ये पैगाम था, वाज़िया पैगाम था ईरान, इसराइल और दूसरे ममालिक के लिए कि अगर कोई डील करनी है तो अभी कर लो, क्योंकि अब पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मुकम्मल तौर पर खड़ा है। मिडल ईस्ट के इस खित्ते में अब नया और ताकतवर ब्लॉक बनता नजर आ रहा है, जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब और जल्द ही कतर भी शामिल हो जाएगा। नाज़रीन, क्या दुबई इसमें शामिल होगा? दुबई अपने अब्राहम कार्ड की वजह से पहले ही इसराइल के बहुत ज्यादा करीब हो चुका है। लगता है इसराइल के करीब होने की वजह से दुबई को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है और दुबई के लिए ये बहुत बड़ा खतरा भी है। नाज़रीन, बात घुमा फिर वहीं आ जाती है कि क्या पाकिस्तान इस खित्ते की मिलिट्री प्रोटेक्शन करने के लिए रेडी है? अगर हम एक तरफ देखें तो मुल्क में मुईशत बहुत ज्यादा कमजोर है, सियासी बहरान जारी है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर मौजूद है और दुनिया की सबसे बेस्ट तरीन फौज मौजूद है जो जंगी तौर पर लड़ना जानती है। और पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो 1989 से लेकर 2026 तक हरमैन शरीफ की हिफाजत के लिए है वो बहुत ही जबरदस्त है। तारीख गवाह है कि यहाँ पर बरतानिया ने यह किरदार अदा किया और चला गया, अमेरिका ने यह किरदार अदा किया और चला गया। क्या पाकिस्तान ये कर पाएगा जो वो दोनों बड़े ममालिक नहीं कर सके? और इसका जवाब वही है जो अल्लामा इकबाल ने कहा था, खोल आंख, ज़मीन देख, फलक देख, फजा देख, मशरक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। नाज़रीन, इस तज्ज़िये ने आपको भी ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या पाकिस्तान वाकई इतना ज्यादा मजबूत हो चुका है कि वो मिडल ईस्ट की मिलिट्री प्रोटेक्शन करेगा। नाज़रीन, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।